अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज का टॉपिक हमारा डकी भाई है। कोई भी बात करने से पहले आप ये डकी भाई की वीडियो देखें, फिर मैं आपको कुछ हकीकत भी बताता हूँ। तो ये देखें डकी भाई की वीडियो। वालेकुम। आज मैं आपसे सादुर-रहमान बन के बात करूँगा, ना कि डकी भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे एफआईआर हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज़। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी हमेशा से सिर्फ यही इंटेंशन रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और कुछ ना कुछ जो है वो मैं नया लाता रहूँ। लेकिन मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है या कोई प्रमोशन ऐसी हुई है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए पूरे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। लेट द कोर्ट हैंडल। मैं लीगली इस मैटर को एंड तक देखूंगा। मैं कोर्ट्स के साथ पूरी तरह कॉपरेट करने को रेडी हूँ और कर रहा हूँ। मैं इदारे के साथ पूरी तरह कॉपरेट करूँगा और जो भी जज साहब मेरे केस का फैसला लेंगे मैं वो कबूल करूँगा। मैं मेरा और मेरी फैमिली का जो 3.5 माह का एक्सपीरियंस है सिर्फ वो बताने आया हूँ। 16 अगस्त 2025 को जब मैं सो के उठता हूँ मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं, हमने अपने घर में दावत रखी होती है, मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, हम खाना खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, मेहमान चले जाते हैं। उसके बाद मैं और रूप पैकिंग में लग जाते हैं क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इनवाइट आया होता है कि देखिए भाई आप आए हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाए। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक मेल और एक फीमेल को चुना, जिसके अंदर मेल में उन्होंने मुझे चुना। बाकी कंट्रीज से भी उन्होंने एक मेल एक फीमेल इनवाइट किए हुए थे और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने एक बंदा चूज करना हो, उन्होंने मुझे चुना। मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता और मुझे नहीं पता कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हम जब पैकिंग करके सामान गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी हमारी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट का एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई एफआईआर तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या। मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाए। मैं और रूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया। हम किसी को ऑन टाइम ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़िया को सिर्फ मैसेज कर दिया कि ये इस तरह से इशू हो गया तो शायद हम फ्लाई ना कर पाए, तो आप प्लीज़ गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ और हमें यहाँ से पिक कर लो। हमें लगा कि शायद हमें बस सिर्फ फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे। 5-10 मिनट के बाद इमिग्रेशन वाले हमसे हमारे मोबाइल ले लेते हैं, कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पे लगा दें और रूब की तरफ इशारा करते हैं कि अगर आप जाना चाह रही हैं मलेशिया तो आप जा सकती हैं। रूब ने कहा नहीं, अगर साथ मेरे साथ जा रहा है तो मैं चले जाती हूँ, वरना मैं इधर ही ठीक हूँ। शायद ये मेरी गलती ही था क्योंकि उसके बाद जिस चीज़ से मेरी फैमिली ने गो थ्रू किया है, मैंने यही रिग्रेट किया कि मुझे रूप को मलेशिया भेज देना चाहिए था। इमिग्रेशन वाले हमें एक रूम में बैठाए थे, मैं और रूप बस आपस में गपशप लगा रहे होते हैं कि कोई निकल चले जाएंगे, कोई दोबारा टिकट करा के परसों चले जाएंगे, इवेंट भी 2 दिन के बाद है, कल चले जाएंगे। हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल मेरे अंदर इतना सा भी वहम गुमान नहीं था कि असम इशू के 1 घंटे के बाद इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आज हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाहर एनसीसीआई की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मेरी गाड़ी में बैठाते हैं। रूप कहती है कि मैंने भी साथ आना। मैंने उसको कहा नहीं, तुम घर चली जाओ, मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं हैंडल कर लूँ। वो गाड़ी भी चल पड़ी थी, गाड़ी सीधा चलेगी एनसीसीआई ऑफिस गुलबर्ग। इस वक्त यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब अब इन्होंने मुल्क जा रहा था। एनसीसीआई लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुल्जिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर डकी भाई बड़ी मुश्किल में, हुक्म जारी, मदाहों के लिए बुरी खबर। डकी भाई डकी भाई डकी भाई डकी भाई रात के तकरीबन 11 बजे हम एनसीसीआई ऑफिस पहुंच जाते हैं। हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मुझे ऊपर एक रूम में लेके गए। जब मैं एनसीसीआई के ऑफिस पहुंचता हूं तो वहां पे 6-7 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मेरी हथकड़ी वो खोल देते हैं, मुझे कुर्सी पे बिठाते हैं और मेरी इंटरोगेशन शुरू हो जाती है। वहां पे मेरे से क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशंस के प्रमोशन के बारे में। वहां पे मुझे पहली बार आइडिया होता है कि मेरा इस इशू पे मुझे एयरपोर्ट पे रोका गया। खैर मेरे से वो जो सवाल करते गए मैं उनको बताता गया। मेरे पास 3 मोबाइल थे, मैंने तीनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दिए। उन्होंने मेरे से मेरे जीमेल अकाउंट के पासवर्ड पूछे, मैंने वो भी उनको ऑन द स्पॉट दिए। उन्होंने मेरे से मेरे लैपटॉप का पासवर्ड पूछा, मैंने उनको ऑन द स्पॉट दिया। ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई बहाना लगाया हो कि मैं पासवर्ड भूल गया, बिकॉज़ आई हैड नथिंग टू हाइड। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि इदारा ये सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले 23 मिनट के अंदर दे दी थी। कई घंटे गुजर जाते हैं और तमाम ऑफिसर्स मेरी इंक्वायरी लेके चले जाते हैं, सिवाय एक के जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब। मेरे आईओ के अलावा जब तमाम ऑफिसर्स चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो आईओ मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे एफआईआर होने वाली है। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे मेरे पे केस क्या है और क्या एफआईआर मैंने किया क्या है। तो जो प्राइवेट बंदा जो बाद में आया ना, वो कहता है कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे आईएसआई है, तेरे पीछे एमआई है, तेरे पीछे क्या क्या एजेंसी है। कहता तुझे पता ही नहीं है कि तूने क्या किया। तो वो मेरे पे ये प्रेशर डाला कि हर इदारा जो है वो मेरे पीछे पड़ गया। साथ ही कहता कि लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मेरा तो काम ही कोई नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, फैमिली को टाइम दिया, बेगम को टाइम दिया, एक आधे दोस्त को टाइम दिया, जाके ब्लॉग वगैरह बना लिया, घर आए सो गए, दैट्स इट। इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं। मेरे माइंड में 100 सवाल आना शुरू हो गए लेकिन मेरे पास जवाब किसी का नहीं था। फिर उन्होंने मेरे पे एफआईआर दे दी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवालात में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया, मुझे तो रिमांड का मतलब नहीं था पता। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से एनसीसीआई ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। आईओ कहते हैं हाँ जी। कहते इसको लेके आओ मेरे पास। आईओ हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ
किधर से आता है पैसा तेरे पास? मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस। अभी मैं बात कर ही रहा होता, कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप? मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो? मैं चुप रहता हूँ। चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था, वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो। मैं भी सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रहा है, मैं अपना मुंह करके खड़ा हूँ। तो मेरे वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो। मैं भी सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रहा है, मैं अपना मुंह करके खड़ा हूँ। तो मेरे थप्पड़ इधर लगता, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मेरे थप्पड़ कितने मारे। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है, जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता है डकी भाई। तो वो कहता है कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है, वो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? कहता नहीं, चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या बताऊं यार। मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और किस तरह इससे निकलूं। मैंने क्या किया ऐसा? खैर वो सरफराज चौधरी कहता है कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे 1 को आया हूँ, मैं सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके बता दे कि डकी भाई ने हमें ये चीज नहीं की थी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कॉपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मुझे ऊपर ले गए। मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, जावा फूड्स, मेरा एक जाने वाला है जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, तब मार लें, लेकिन मुझे मारे कम। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, डकी भाई ने, ये मैंने अभी थोड़ी सी वीडियो दिखाई है, आप मजीद वीडियो डकी भाई के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। जब आप 53 मिनट की डकी भाई की वीडियो देखेंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू ना आए तो मेरा नाम बदल देना। इतनी दुखी अंदाज में इस बंदे ने इतनी दुख भरी कहानी सुनाई है कि बंदे का दिल रो पड़े, देखने वाले के दिल रो पड़े, देखने वाले रो पड़े हैं। इतनी जो उनसे ना दुख भरी दास्तान 103 दिनों की जो डकी भाई ने सुनाई है जेल में रहने की। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, डिफरेंट लोग डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन सब के सब डकी भाई के हक में हैं। तो डिफरेंट लोगों के जो ओपिनियन हैं उसमें मौलवी हजरात भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, टिकटॉकर्स भी हैं। इन सब के ओपिनियन मैंने थोड़े थोड़े इकट्ठे किए हैं। मैं सोच रहा था कि मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, तो वो देखते हैं फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें। हाँ जी मित्रों, सो पाकिस्तान तो बड़ी वड्डी खबर आई है। एक पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है डक्की भाई, जिसका असल नाम है साद उल रहमान। सो ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ बुरी तरह कुटिया गया, मारिया गया। इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਜੋ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਚੌਧਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸੀਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ YouTube ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਭ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਪੈਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ।
ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੌਰਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਥੱਲੇ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ वीडियो ਨੂੰ लाइक करो, कमेंट करो एंड मैं कभी किसी के विलाग नहीं देखता और ना ही मुझे देखने का शौक है, लेकिन यकीन करें वो जो 52 मिनट का मैंने डक्की भाई का वो जो विलाग देखा, वो जो वीडियो पैगाम देखा, उसने हिलाकर रख दिया। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतना ताकत का नशा, इतनी अकड़ इंसान में, अल्लाह अकबर। डक्की भाई का जुर्म क्या उस जज के बेटे से बड़ा था जिसने अपनी गाड़ी से 2 मासूम बच्चियों को कुचल दिया? और फिर क्या इंसाफ हुआ, क्या कमाल, क्या कहने, उस कातिल की जमानत भी हो गई। और इसी तरह वो जो नताशा नामी औरत थी जिसने बाप बेटी को गाड़ी से कुचल दिया था, वो भी तो बाइज्जत रिहा हो गई थी। मेरा तमाम इदारों से दर्दमंदाना सवाल है कि क्या ये जो सरफराज चौधरी है ये भी कहीं बाइज्जत रिहा तो नहीं हो जाएगा, ये भी कहीं इसी तरह आज़ाद तो नहीं हो जाएगा? सवाल है कि वो जो जज का बेटा था उसने कत्ल भी किया और फिर उसको जमानत भी मिल गई, अंडर एज था, वो गाड़ी भी नहीं चला सकता, उसकी जमानत हो गई। लेकिन जो गरीब का बच्चा घर से दही लेने जाए, अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाए, अपनी माँ की दवाई लेने के लिए जाए, उस पर FIR हो जाए, वो थाने में बैठ सकता है, जज का बेटा नहीं बैठ सकता। बड़े दर्द से सवाल है, बड़ा सादा सा, कि क्या ये जो कानून है ये सिर्फ गरीब के लिए है, ये सिर्फ उसके लिए है जिसका आगे पीछे कोई नहीं। और आप सोशल मीडिया पर देख लें, CCD की हिमायत में सबसे पहले मेरा बयान जारी हुआ, अभी भी मौजूद है। हम हौसला अफजाई करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, जो इदारे, जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, जो सही माने काम करते हैं। तमाम इदारों से ये गुजारिश है कि इस वतन अजीज में सिर्फ एक डक्की भाई नहीं है, कई ऐसे बेचारे डक्की भाई हैं। और फिर इस तरह के सरफराज चौधरी जैसे एक भेड़िए नहीं, कई भेड़िए मौजूद हैं। हमें लाख इख्तलाफ हैं उस डक्की भाई सादुर रहमान से कि वो विलागिंग किस तरह करता है, वो बेहयाई फैलाता है, लेकिन इतना बड़ा जुर्म नहीं था जितनी उसको सजा दी गई। याद रखें वो लोग जो ओहदे के नशे में आकर किसी पर इतना जुल्म करते हैं, फिर कोई ना कोई उस बिग ब्रदर जैसा भी आता है। वो डक्की बता रहा था कि कोई बिग ब्रदर नामी कोई बंदा था जिसने उसकी मदद की। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। याद रखें, जुल्म जब भी हद से बढ़ता है ना, तो उसको मिटाने के लिए कोई ना कोई आता है। तो ताकत के नशे में, ओहदे के नशे में कभी किसी के साथ इतना जुल्म ना करें कि वही जुल्म फिर आपके गले का फंदा बन जाए। वो वीडियो मैंने देखी है, बहुत ज्यादा की है, उसको मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों को छोड़ो मत, जिन्होंने तुम्हें मुंह पे चपेड़े मारे हैं, उनको कहो जब तक इनको रगीत न लो, कुत्ते जैसी उनकी हैसियत न करो ना। वो जो अफसर है जिन्होंने तुम्हें मुंह पे चपेड़े मारे हैं, ये कोई इंसान नहीं है, कोई गंदी नाली की वो कीड़े हैं। इख्तियार कानून ने आपको इसलिए दिए हैं कि आप लोगों से पैसे निकालें, उनकी बीवियों को, उनके बाल बच्चों को और वालिदैन को हरासा करें। ऐसे किसी सरकारी मुलाजिम को, किसी पाकिस्तानी को नहीं छोड़ना चाहिए। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है चुप नहीं होता। 16 सितंबर 2025 की रात को मेरे घर में रेड की गई। 17 सितंबर 2025 को मियां अब्दुल अजीम साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी है। जी हां, वही डिप्टी डायरेक्टर जो पब्लिसिटी स्टंट करते हुए सैकड़ों इंटरव्यूज के अंदर आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा। इस डिप्टी डायरेक्टर का नाम सरफराज चौधरी है। ये वही डिप्टी डायरेक्टर है जिसने डक्की को गिरफ्तार किया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश किया। ये वही डिप्टी डायरेक्टर है जिसने मुदस्सर नामी एक शख्स को गिरफ्तार करवाया, हब्से बेजा में रखा, बैलफ की रिपोर्ट आई, रजिस्टर रोजनामचे में गिरफ्तारी नहीं थी, गैर कानूनी हिरासत वाज़ेह हो गई, बैलफ के साथ बदतमीजी हुई, वुकला के साथ बदतमीजी हुई, वुकला प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी हुई। उसके बावजूद इस शख्स ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मियां अजीम साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया, इनकी टीम के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया, मैडम जुबैदा एडवोकेट, एक शरीफ सी खतून एडवोकेट के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया। इस शख्स ने जरा ख्याल ना किया कि यह शख्स जो सारा दिन अपने इंटरव्यूज के अंदर बताता है कि वतन अजीज के लिए हमने काम करना है और वतन अजीज की औरतों की इज्जत और हुर्मत का जरा भी ख्याल नहीं। खवातीन के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने वाले इस डायरेक्टर को आज सस्पेंड कर दिया गया है। मैं हुकूमत वक्त का बड़ा शुक्रगुजार हूं जिसने इस डायरेक्टर को सस्पेंड किया है। हम तमाम वकील आज मुतहिद हैं। शुएब रियाज नामी एक और डायरेक्टर है जो तशद्दुद और जबर के मामलात के अंदर मुलव्वस पाया गया है। हमारी क्रॉस वर्शन की पिटीशन दाखिल हो चुकी है, हमारा इस्तगासा दाखिल हो चुका है। इंशाअल्लाह उल अजीज जो हमारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसकी क्वाशमेंट प्रोसीडिंग हाईकोर्ट में लग चुकी है। बेल अल्हम्दुलिल्लाह इंटरिम बेल हमें मिल चुकी है। इंशाअल्लाह उल अजीज आप देखेंगे कि जितने भी लोग अपने आप को जाबर, जालम और फिरौन समझते हैं ये कानून के कटहरे में खड़े पाए जाएंगे और वाज़ेह हो जाएगा कि पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा आज हम भी साहब आवाज हो गए। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान और डक्की भाई की 52 मिनट की हालिया वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया है। डक्की की अहलिया आरूफ जतोई की दरख्वास्त पर FIA ने NCCI के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और तफ्तीशी ऑफिसर शुएब रियाज को गिरफ्तार किया था। जराये के मुताबिक इंक्वायरी में कोट लखपत जेल में कैद मुलजिमों से 4 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। डक्की भाई ने वीडियोज में मुलजिमों पर 90 लाख रुपए रिश्वत लेने का भी इल्जाम आयद किया था। अपडेट करेंगे आपको इस खबर से मुतालिक। 52 मिनट की वीडियो ने जो है वो तूफान बर्पा कर दिया है और इसी पर मजीद बात करेंगे। सुलेमान अबान हमारे साथ मौजूद है। सुलेमान, आप डे 1 से ये स्टोरी जो है वो कवर कर रहे हैं, पेशी पर भी जब आते थे आप सवाल करते रहे उनसे, अभी क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है
है, जो लोग अभी गिरफ्तार हैं उनकी क्या स्टेटस है और अभी क्या डिटेल्स है मजीद इस हवाले से? अरूप जतोई की जानिब से जो है वो एक दरखास्त एफआईए एंटी क्राइम सर्कल में जो है वो दायर की गई थी। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि एनसीसी अफसरान ने उनसे जो है वो रिश्वत वसूल की है, 90 लाख रुपए जो है वो रिश्वत वसूल की है, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्तबा, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज जो कि तफ्तीशी था डकी भाई केस में, और 2 सब इंस्पेक्टर और एक डिप्टी डायरेक्टर जो कि उस्मान जो कि इस्लामाबाद में मौजूद था, जो तमाम तर मंथली यहाँ से इकट्ठी करता था और डीजी तक पहुंचाता था। ये वो मुल्जमान थे जिनके ऊपर इल्जाम जो है दरखास्त देने के बाद जब वो साबित हुआ, एफआईए एक्शन में आई, एफआईए ने मुल्जमान को गिरफ्तार किया। तो दौरान हिरासत मुल्जमान से मजीद इंकशाफ ये हुआ कि इनके पास मजीद जो रिश्वत की रकम थी वो भी रिकवर की गई। 2.5 करोड़ के करीब जो है वो एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज से जो रिकवर किया गया। इस तरह 70 लाख जो है वो यासर गुज्जर जो सब इंस्पेक्टर थे उनसे रिकवर किया गया। इन तमाम मुल्जमान से जो है वो 4.25 करोड़ के करीब जो वो रकम जो है वो बरामद की गई और मुल्जमान को जो है वो तकरीबन 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो एफआईए ने अपने तवील में रखा और उसके बाद इनको जो है जुडिशियल कर दिया, जबकि जो शुएब रियाज था उसका 2 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड जो वो मंजूर किया गया। और जो शुएब रियाज की जानिब से जो चीज़ें शुएब रियाज से सामने आई जो कि तफ्तीशी था, उसने सब कुछ ये उगला और उसी शख्स ने ये सब कुछ बताया कि भाई हमने किस तरह से जो है वो रूप से जो है वो रकम वसूल की। 60 लाख रुपए जो वो पहले गिरफ्तार हुए हैं एनसीसीआई के जो लोग हैं, अब वो डकी के केस में गवाह भी हैं, तो उनकी गवाही की क्या हैसियत रहेगी और अभी डकी का केस जो है वो किस मरहले में है, अभी आगे क्या क्या होने वाला है? बड़ा अहम पॉइंट है जो कि इस वक्त डकी के लिए भी बड़ा अहम होगा, वो ये है कि कानूनी शहादत में ये कहा गया है कि वो जो चलान में गवाह हैं वो मुल्ज़म ना हो, उनके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम ना हो। अब हैरान कुन बात ये सामने आ रही है कि डकी के जो चलान में जो डकी का केस है इस वक्त जो ट्रायल कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट नई भट्टू की अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसकी डेट 20 दिसंबर है, उनको फर्द जुर्म के लिए तलब किया गया, जबकि दूसरी जानिब उसी चलान में जो है यही एनसीसी अफसरान जो है वो गवाह के तौर पर अदालत में पेश होंगे। लेकिन जो कानून है वो ये है कि इन मुल्जमान की गवाही जो है वो नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर अहम पेशरफ जहाँ पर ये सामने आएगी कि यहाँ पर अगर उनके वकला जो है वो बरियत की दरख्वास्त दायर करते हैं तो फिर जाके सादुर रहमान को जो है वो रिलीफ मिलेगा, वरना इस केस को हम लटकता नजर आ रहा है। जब तक इनका फैसला नहीं होगा गवाहों का तब तक ये केस जो है वो हमें लटकता नजर आ रहा है। और अगर इसी दौरान अगर 6 माह ये केस चलता है तो मिनट का उसमें बारहा देखिए ये भी बात करते रहे सादुर रहमान के, उनकी डिवाइसेस जो थी और तमाम जो एनसीसीआई के अफसर थे उनके पास उनकी अहलिया अरूप जतोई का भी मोबाइल जो है उनके पास रख लिया गया था। अभी क्या डिटेल्स है इस हवाले से कि मोबाइल और उनकी डिवाइसेस जो है पासवर्ड वगैरह वो वापस कर दिए? अभी नहीं है। उनके वकला की जानिब से जो है वो अदालत में दरख्वास्त जो वो दायर की गई और उन्होंने बताया है, इसमें ये सदा किया कि मेरे 4 क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मेरा आईडी कार्ड है, मेरे लैपटॉप है, मोबाइल है और कैमरा जो है वो भी इन्होंने मुझसे रिकवर किया था। तो अदालत में स्पुर्दारी के हवाले से जो है वो दरख्वास्त उनके वकील की जानिब से दायर की गई है। इसी दौरान जब पेशी पर समाअत थी और डकी भाई जब रोस्टम पर आए थे और उन्होंने यही चीज़ें जो है वो रिपीट की थी। फाजिल जज साहब की जानिब से पूछा गया था कि सादुर रहमान आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिसमें उन्होंने यही रिपीट किया था कि मेरा मोबाइल है, कैमरा है, पासवर्ड है। और पहले दिन से ये स्टोरी कवर करें, अभी भी ताज़ा तरीन डिटेल्स होती हैं वो क्या? तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को डिफरेंट ओपिनियंस भी दिखाए लोगों के। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, डकी भाई के अगर कोई इतनी क्या किया इसने किया क्या था? कत्ल कर दिया था, कोई किसी की बहन उठा के ले गया था, किसी की माँ उठा के ले गया था, किसी का बच्चा उठा के ले गया था, किया क्या था? एक जो सा है एप्लीकेशन को प्रमोट किया, उसकी सजा दो, 25,000 का जुर्माना डाल दो, लाख का जुर्माना डाल दो, उसे रिहा करो, 6 दिन जेल में डाल दो, 10 दिन जेल में डाल दो, उसे रिहा करो। आपने तो इतना जुल्म किया उस बंदे पे, इतना जुल्म किया। ये मैं उनको कह रहा हूँ जिन्होंने किया है, जिन्होंने यानी सरफराज चौधरी को ये मेरा पैगाम है, जिसने ये हरकत की है। उस बंदे ने कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया था जिसको इतनी बड़ी सजा दी, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए। सरफराज चौधरी को इतनी अकल नहीं है कि मुंह पे थप्पड़ मारना तो हमारे दीन में अलाउ ही नहीं है। उसने ना दीन का लिहाज किया ना दुनिया का लिहाज किया। हम सारे मिल के जितने भी यूट्यूब पे काम करने वाले हैं, कंटेंट क्रिएटर है, सब मिल के हाथ उठा के इसको बदवा दे रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको इबरत का निशान बनाए जो इस बंदे ने हरकत की है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने भी जैसे रजब भट्ट कहता है ना कि मैंने कभी ज़िंदगी में किसी का पूरा व्लॉग नहीं देखा, और डकी भाई का पूरा 53 मिनट का पूरा मैंने व्लॉग देखा, 1 सेकंड भी मैंने स्किप नहीं किया। तो मेरी हालत भी ऐसी है, मैंने भी कभी किसी का पूरा A to Z व्लॉग नहीं देखा, लेकिन डकी भाई का जब व्लॉग मेरे सामने आया और मैंने 1 सेकंड भी जो उनसे ना मिस नहीं किया, लेकिन जब व्लॉग देख रहा था मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, उस मजलूम ने किसी को कुछ कहा था? आपको वो उंगली पकड़ के व्लॉग दिखाता है, आपको क्या जबरदस्ती व्लॉग दिखाता है? आप खुद देखते हैं व्लॉग। और ये सरफराज चौधरी को तो अल्लाह ताला ही पूछेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, बल्कि इसे कहते हैं कि बदवा करता हूँ सरफराज चौधरी के लिए जो इसने ये हरकत की है, और एक मजलूम के साथ जो इसने हरकत की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इसका हिसाब लेगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कंटेंट तो आप बहुत क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आपके कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट करें। हम कोई एहतजाज तो नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे बोलना तो हमारा हक बनता है ना। सोशल मीडिया पे तो हम बोल सकते हैं ना, सोशल मीडिया पे तो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं जो उस मजलूम के साथ इन्होंने किया है। अगर कोई इनसे बदला ना ले सका तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे ज़रूर बदला लेगा, ज़रूर बदला लेगा। और मेरा दिल बहुत दुखी है वो पूरा व्लॉग देखने के बाद।
मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।